जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नवे इलाक़ के साथ हाज़िर हूँ। आज की जो दो चार इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और सारी जुडिशरी से रिलेटेड हैं, वो यही है कि हुकूमत ने अल्टीमेटली अपना जो मकसद था वो पूरा कर लिया है। बाजू मरोड़ना कहें या धौंस धांसली कहें, लीगल कहें, कॉन्स्टिट्यूशनल, पार्लियामेंट, लॉज, वट, उन्होंने अपना मकसद जो है अचीव कर लिया। अब इसमें किसका कसूर है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साफ ज़रा पॉपुलर सेइंग तो ये हो सकती है कि यह हुकूमत का कसूर है और हुकूमतें ऐसे ही करती होती हैं। थर्ड वर्ल्ड ममालिक में उनका यही होता है कि कोई ऐसा इदारा ना रहे जिस पर जो उन्हें कोई टफ़ टाइम दे सके, जो रजिस्ट कर सके, स्पेशली ऐसी जुडिशरी हो जो माजी में दो वज़ीर आज़म को बरतरफ कर सकती हो, कर चुकी हो ऑन डिफरेंट चार्जेस। दो को तो बरतरफ कर चुकी हो और एक को फांसी लगा चुकी हो, बाकियों को सज़ाएँ भी दे चुकी हो। तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट हो या अदालत हो, तो कोई भी हुकूमत होगी वो थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा सा नहीं, खासा वो रखेगी कि हमारे हाथ कोई इसकी जुडिशरी की कोई वो आनी चाहिए, कमज़ोरी आनी चाहिए, या जैसे काना करना कहते हैं ना पंजाबी में, कोई इस तरह का चक्कर जो है ना कुछ चलना चाहिए। अब जो उन्होंने वो जो काम शुरू किया था कि हमने जस्टिस मंसूर साहब को हम नहीं बनने देना, ना चीफ जस्टिस बनने देना है, ना एनी बेंच का सरबराह बनने देना। पहले उन्होंने उनको वहाँ से उनका रास्ता रोका और वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके। फिर अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच था, जिसके में भी जस्टिस मंसूर साहब जो है वो ख्वाहिश रखते हूँ, वो भी वो नहीं बन सके। जस्टिस अमीनुद्दीन, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद उनको चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं काजी फैज़ ईसा साहब के बाद, और उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि अगर काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो ना बन सके इस कॉन्स्टिट्यूशनल ये कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज, तो या उनके चीफ जस्टिस, तो फिर काजी ये लगेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब लगेंगे, जो कि बड़ी फार फेच्ड लग रही थी। उसके लिए एक डिफरेंट लॉज भी लाए जा रहे थे कि जनाब क्या प्राइम मिनिस्टर को ये पावर्स दे देंगे या जुडिशल कमीशन को कि 5 सीनियर जजेस में से किसी को भी चीफ जस्टिस लगा सकते हैं। तो बहुत सारी वहाँ पे वो बातें हो रही थी, टेन्योर की बातें हो रही थी, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कहा जनाब कि इस वक्त जस्टिस मंसूर साहब जो हैं, जो उनका जो ग्रुप है इस वक्त वहाँ पे जुडिशरी में, वो ज़्यादा उन्हें लगा ख़तरे का वो निशान है, हमने उनको वो ब्लॉक करना है, उनको रोकना है। फिर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हूँ या जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हूँ या बाकी कोई भी हो, तो उनको मैनेज किया जा सकता है या उनके साथ चला जा सकता है इन वेरी पोलाइट अगर उसमें टर्म में कहें। जस्टिस मंसूर साहब को उन्हें लगा कि इनके साथ और जस्टिस मुनीब साहब के साथ चलना जो है मुश्किल होगा। खैर, वो कहते हैं ना, मुनीर नियाज़ साहब की क्या खूबसूरत पंजाबी की नज़म है, वाह वाह वाह। और ये हर बंदे पे आती है, आप पे भी कभी लागू होती है, मुझ पे भी होती है, हर बंदे को किसी न किसी सिचुएशन में ये पंजाबी की नज़म उन पे आती है, और हर बंदा अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो ना। टॉकिंग ओनली अबाउट इनके जुडिशरी के, इस पे आता हूँ। वो मुनीर नियाज़ी साहब की क्या वो पंजाबी की नज़म है जो हर एक पे फिट आती है, और इस वक्त वो जस्टिस मंसूर साहब और मुनीब साहब पे भी फिट आ रही है कि वहाँ पर एक और किस्म की एक लड़ाई शुरू होगी। जो चीफ जस्टिस को उन्होंने लेटर लिखा है, उन्होंने जस्टिस मंसूर साहब ने, जो ये वो दैट्स वेरी आई ओपनिंग एंड शॉकिंग एज वेल, और मुझे वो समझ नहीं आ रही थी कि ये वाकई उन्होंने इस तरह का लेटर लिखे, और वाकई चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनका उनका डिफरेंट इस पे एक टेक है और डिफरेंट वो करना चाह रहे हैं चीज़ें। सो जुडिशरी में अगर इस वक्त समझा जाए तो क्या अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, तो याह्या अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर साहब के दरमियान भी कोई क्या कहना चाहिए, सॉफ्ट लफ्ज़ कि अगर आपके जहन में हो तो मदद करें मेरी में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि उन्होंने उनको लेटर लिखा, इजलास बुलाएं प्रोसीजर और एक्ट का, उन्होंने नहीं बुलाया, फिर उन्होंने कहा हम खुद बुला लेते हैं, जिसको उन्होंने काज लिस्ट में शामिल नहीं किया। सो सवाल ये है कि जस्टिस मंसूर साहब जो हैं बस मिस कर चुके हैं, ये सबको पता है। अब क्या दोबारा वो बस को रोक के रिवर्स कर सकते हैं चीज़ें? क्या वो ये समझ रहे हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह जिनसे वो बहाल हो गए थे चीफ जस्टिस के होते पे, तो क्या किसी तरह का चमत्कार, कोई करिश्मा, मिरेकल हो सकता है कि अचानक ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी चीज़ें हों कि सब कुछ रिवर्स हो जाए और ये जस्टिस मंसूर साहब जो हैं ये चीफ जस्टिस बन जाए? इज़ इट पॉसिबल? अगर पॉसिबल नहीं है तो जस्टिस मंसूर साहब के जहन में क्या प्लान है? कुछ ना कोई तो है उनके जहन में, उनको और वो जिस वो प्लान ऑफ एक्शन पर चल रहे हैं वो उसको आगे लेकर जाएंगे। इस पर ज़रा बात करते हैं, अगरचे इंट्रो ज़रा थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आई विल कम बैक टू इट बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि हमारी जुडिशरी की शक्ल ही बदल गई है। लोग कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल बदल जाती हो, तो मैं कहता हूँ इतने बड़े पैमाने पर मैसिव स्वीपिंग चेंजेस जो आई हैं, इसे जुडिशरी का हुलिया बदल कर एक बार रखते, इस पर थोड़ी सी खुल कर बात करने की ज़रूरत है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, इसका जिम्मेदार कौन है, ट्रिगर कैसे हुआ सारा? तो क्या हुकूमत का सारा कसूर है? क्या जुडिशरी का सारा कसूर है? कोई जजेस का कसूर है? व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर? और अब वही वाली बात कि जस्टिस मंसूर साहब जो है, पहले काजी फैज़ ईसा साहब से उनकी लड़ाई हुई, अब उनकी लग रहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो उनके साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। सो इस पर मैं वापस आता हूँ, साथ में एक दो और चीज़ें ज़रा वो भी इनको मिलाने के बाद फिर वो आपको उनकी
मुनीर नियाज़ी साहब की नज़म भी उनकी सुनाते हैं आपकी कि जो मतलब फिट आ रही है इस मौके पे। साथ में हमने देखा कि इमरान खान साहब की पार्टी बहुत चीज़ें बड़ी देर से समझ में आती हैं। मुझे खुद भी उम्र बढ़ने के साथ मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं 20s 30s 40s में करता था अब नहीं करता मैं। और मैं अपने आप को समझता हूँ कि मेरी शायद ग्रोथ हुई है, शायद मैं थोड़ा सा मोर वो हुआ हूँ, मैं चीज़ें बेहतर तरीके से देखना शुरू किया। मुझे नहीं पता 10 साल बाद फिर मैं कहूँगा कि ज़िंदगी रही, फिर कह रहूँगा कि मैं जो 50s में सोच रहा था तो वो ठीक नहीं सोच रहा था, अब ठीक सोच रहा हूँ। दैट्स हाउ द लाइफ इज़ कि यू ग्रेजुएट, यू क्वालिफाई, यू ग्रो। अब सीखते रहते हैं अमल में, मतलब अपनी गलतियों को, स्पेशली मैं अपनी गलतियों की अकाउंटेबिलिटी करता रहता हूँ। आपके सामने नहीं मानूंगा, किसी और के सामने नहीं मानूंगा एडमिट कि मेरी ईगो रोकेगी कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन अंदर आपको पता होता है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। मैं अपनी गलतियों के साथ अंदर अंदर डिबेट करता रहता हूँ दोनों साइड से, सो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिलती रहती है। इसको सेल्फ काउंसलिंग कहते हैं, विच आई ऑलवेज डू। तो उससे मुझे ये फील होता है कि मैं शायद जहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ तो उनको ठीक करने की कोशिश करूँ, तो सेम और वो गलतियाँ रिपीट ना करूँ। तो इमरान खान साहब भी उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अभी देखें आज उन्होंने जो बात की, हालांकि वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो शायद कोई सख्त बात आएगी, सख्त एक रिएक्शन आएगा। जो जना आसिम मुनीर साहब को 5 साल दिए गए हैं, या उनके लिए एक आर्मी एक्ट में चेंजेस की गए, मैसिव एक्ट कभी नहीं हुआ ऐसे कि इस काम का, या ये बताया जा रहा है कि उनको अभी 5 साल मिलेंगे, फिर एक्सटेंशन दी जा सकती है, सो 10 साल के लिए आर्मी चीफ रहेंगे। अब ये 10 साल का तो किसी आर्मी चीफ को मिलना, माजी में हमने देखा है कि अगर किसी को चीफ को चाहिए थी तो मार्शल लगाने पड़े, और जिसके लिए उन्हें बहुत सारे उसके नतायज कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़े। जना अयूब खान साहब का हमने देखा, वो वह थे मेरा ख्याल जिनको कंसिक्वेंसेस नहीं भुगतने पड़े थे, उस आइन ब्रीच करने के 10 साल वो हुक्मरान रहे। उनके बाद हमने देखा जनरल ज़िया के कंसिक्वेंसेस हुए, ही मेट ए वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट जो हुआ, जो कुछ हुआ उनकी, उसमें डेथ हुई। फिर जनरल मुशर्रफ की आपको याद होगा किसी कॉन्स्टिट्यूशन पे इन्हीं इश्यूज़ पे 10 साल रहने के लिए, 9 साल के लिए उनको डेथ पेनल्टी हुई थी कि उन्होंने ब्रीच किया था। वो सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, सब कुछ हमारे सामने हैं। तो लेकिन अब आपने ये सोचा है कि शायद आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आर्मी चीफ के जहन में नहीं रहना चाहिए कि जनाब कि मुझे कोई 3 साल बाद एक्सटेंशन चाहिए, और फिर मुझे कोई या क्राइसिस पैदा होना चाहिए, कोई डाउन लीक्स आनी चाहिए, कोई तहरीक चलनी चाहिए, कोई सड़कों पे हंगामे होने चाहिए, ताकि हुकूमतें कमज़ोर होंगी तो फिर वो कहेंगे चीफ को कि मदद करो, और फिर मदद के बदले हम कहेंगे हमें क्या मिलेगा। माजी में तो ये कुछ होता रहा है। प्लस खान साहब जो उनके हामियों के अगर जहनों में ये चीज़ है कि आपके कि बस ये चीफ का 1 साल रह गया है तो हम जनाब उसके बाद ये 2025 में आसिम मुनीर साहब घर चल रहे जाएंगे तो हमारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। तो वो मैसेज भी दे दिया गया कि नहीं जनाब 2027 तक तो ये कहीं नहीं जा रहे, हुकूमत ने 2029 तक रहना है। सो हुकूमत दोबारा भी दे सकती है, 2027 में एक्सटेंशन नई 5 साल की दे सकती है। सो वो उन्होंने इमरान खान साहब और उनके हामियों के लिए एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज चला गया है। वो यहाँ के लोकल हों या इंटरनेशनल हों कि भाई साहब आर्मी चीफ तो बैठे हुए हैं, हुकूमत रहे ना रहे दैट्स अनदर थिंग। आर्मी चीफ जिनके साथ खान साहब ने एक ज़ाती उनका हेड ऑन लिया हुआ है, वो तो बैठे हुए हैं। सियासतदानों की सुलह तो हो जाती होती है, लेकिन एक आर्मी चीफ की और किसी सियासतदान की सुलह होना वो मुश्किल हो जाता है। क्या भुट्टो साहब की और जनरल ज़िया की सुलह हो गई थी? क्या मुशर्रफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की सुलह हो गई थी? तो इमरान खान साहब और ये जनरल आसिम मुनीर साहब की हो जाएगी सुलह? ये मिलती जुलती, ये तीनों की मतलब देखें ना, ये तीनों एक ही उसमें फिट होते हैं। और जनरल मुशर्रफ साहब और ये नवाज शरीफ साहब हूँ, ज़िया साहब और भुट्टो साहब हूँ, जनरल आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ साहब हूँ। सो सेम स्टोरी मिलती जुलती है सारी। सो क्या उनकी सुलह हो गई थी कि इनकी हो गई? सो ये मुझे नहीं लगता। जितनी इमरान खान साहब बातें कर चुके हैं, जितना उनके लिए वो बातें की, उन्होंने उनके लिए वो किए लॉन्ग मार्चेस किए रोकने के लिए, और बड़ी तकरीरें, वो सारा कुछ आपको पता है। आई डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स। सो यही हुकूमत का मकसद था। और मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब और उनके ये जो हैं पार्टी इस बात से निकल गई अब वो कि जी हम कभी जमहूरियत की बात होती थी, वोट को इज्जत दो, या जो जर्नल्स हैं उनका सियासत में तल्लुक़ नहीं है, या उनको एक्सटेंशन हमने नहीं देनी, वो सारी चीज़ें अब वो ख़त्म हो गई, वो अब उस पर चले गए हैं। अब नवाज शरीफ साहब भी बात नहीं करते। अब वो भी उन्होंने कहा भी ठीक है जी कि ना हमारा वोट बैंक नहीं रहा, हमारी हुकूमतें अगर नहीं रहीं, चीज़ें नहीं रहीं, तो फिर ठीक है। इमरान खान साहब ने अगर हमें इस हालत में ले आए हैं तो हमारा जो बस चलता है हम उनको उस हालत में ले जाते हैं। फिर लड़ते रहें, हम भी हुकूमत में बैठे हुए हैं, ठीक है, लोग वोट दें ना दें, हमने इसके बावजूद भी इक़्तिदार में रहना है, तो ठीक है। फिर खान साहब को अगर फिक्स करना है तो फ़ौज कर लेगी। खान साहब को समझ आ गई इसके बाद कि भाई साहब ये जो हमने इतनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे अपने तमाम मुखालफिन को बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ वो वापस पावर में ले आए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वन मैन
जनरल ये फैज़ हमीद साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाने के लिए, DGI से रखने के लिए इमरान खान साहब ने सारी किश्तियाँ चली। भाई आपके पास 1.5 साल पड़ा हुआ था, आपको क्या ज़रूरत थी? कोई भी DGI ऐसा ही आता, आपके सिग्नेचर से आना था, 1.5 साल उसने आपके साथ काम करना था। उसको भी ये लालच पड़ जाती है आर्मी चीफ, इसको DGI सही को यार कि शायद मैं वज़ीर आज़म जो है मैं इनके काम करता हूँ तो मुझे आर्मी चीफ बना देंगे। माजी में होता रहा है, जो भी DGI सही आए तो उसके अंदर ये डेवलप हो जाती है कि मैं सीनियरिटी में शायद अगले 3 साल बाद मेरा मौका मिलेगा और मैंने प्राइम मिनिस्टर को खुश रखना है और शायद मुझे रख दे। माजी में हुई है, आपको पता है। मैं नाम अब लेने बैठे दूंगा तो कहानी ज़रा लंबी हो जाएगी कि हर कोई चाहता था कि मैं बनूं। जनरल कियानी साहब आपको पता है वो DGI से लगे और उसके बाद आर्मी चीफ बने। ऐसे जनरल रिजवान चाहते थे कि जनाब कि मैं, उन्होंने कोशिश भी की थी कि इनको रहील शरीफ साहब को 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाए तो मैं फिर उसके बाद अगर मैं सीनियरिटी में आ जाऊँगा। एंड ही वॉज क्लोज टू अगेन शरीफ और इनका कहते हैं इनके बड़े करीब थे वो, और उनको वो भी कर रहे थे। और फिर हमने देखा कि ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब जिनको मुशर्रफ साहब की जगह लगाया गया वो भी DGI सही थे। सो हर DGI से कि जहन में चीज़ आ जाती है, अगर उसका सर्विस पीरियड बचा हुआ और उसको लगे सीनियरिटी में अगली दफ़ा मैं आऊँगा तो करता है। तो खान साहब इस चीज़ को यूज़ कर सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो एक ही घोड़े पर लगाऊंगा, वो है जनरल फैज़ हमीद। फैज़ हमीद साहब ने जनाब 10 साल उन्होंने, खान साहब ने 10 साल उन्होंने वज़ीर आज़म सदर रहना था और इन्होंने मिस्टर प्यूटन बनना था फैज़ ने। ये आपके सामने फिर भी मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज वाला हिसाब अब देख लें। तो इमरान खान साहब ने शायद उससे सबक सीखा है कि मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए था। लिहाजा आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा है कि ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन सर्विसेज के अंदर के मामला आते हैं तो ठीक है, हम क्या कह सकते हैं। सो उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस फैसले को। साथ में हमने ये देखा पिछली दफ़ा जब DGI से लगे थे, अभी जो लगे हैं उनके बारे में ये कहा था बैरिस्टर गौर साहब ने, हमारा कोई कमेंट नहीं, सर्विसेज का मसला है जिसको लगा दें। तो दैट वाज वेरी वाइज एंड वेरी मैच्योर अप्रोच जो खान साहब को 2022 में रखनी चाहिए थी या 2021 में रखनी चाहिए थी, जब चेंजेस हो रही थी, DGI से चेंज हो रहे थे, आर्मी चीफ हो रहे थे, उस वक्त उनको ये काम करना चाहिए था कि वो इस चक्कर में ना पड़ते हैं। क्योंकि अब आप कहेंगे क्यों ना पढ़ते, वज़ीर आज़म थे। मैं फिर कह रहा हूँ कोई भी आएगा वो आपको सलूट कर, वो कोई भी आप किसी को भी लगाएंगे वो अपने इंस्टीट्यूशन के साथ पहले देखेगा। वो इस मुल्क में फिर आप कहेंगे जनाब कानून आइन होते हैं, ये वो ठीक है, मैं कहते रहना चाहिए, होना भी चाहिए। थर्ड वर्ल्ड मुल्क के कंट्रीज़ में ऐसे ये चीज़ें नहीं होती। फिर आप फ़ौज के कंधों पर चढ़ के नहीं आते, फिर फ़ौज के ज़रिए पावर नहीं लेते, फिर फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, फिर फ़ौज के चीफ के साथ ऐवान सदर में अगर आरिफ अलवी साहब के ज़रिए खुफिया मुलाकातें नहीं करते, फिर उनको 6 महीने नहीं देना चाहते जी कि 6 महीने मजीद एक्सटेंड कर दें बाजवा साहब को। या ताहयात की जो DGI से नदीम अंजुम साहब ने कहा था कि मेरे सामने ताहयात इन्होंने उनको ऑफ़र की थी इमरान खान साहब, फिर आप डटे रहते हैं। फिर अगर किसी एक आध को कुर्बानी देनी पड़ती होती है सिविलियंस को, हमारे यहाँ ये किसी में कैपेसिटी नहीं है। फिर आपने फ़ौज को बैरक्स में बिठाना है तो दैन फिर आपको कई बार दुकान साहब वाला मॉडल लेना पड़ेगा कि डिलीवर करके देना पड़ेगा, लोग फिर आपके लिए मारने मरने पर तैयार हो जाएं। फिर वो तरीका होता है कि आप उसमें चेंजेस ऐसे करें कि लोग कहें कि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता। खैर दैट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट। अल्टीमेटली उस बात पे तो खान साहब ये राज़ी हो गए कि हम वो नहीं करते, हमारा काम नहीं है। एज़ फार एज आर्मी चीफ एक्सटेंशन कंसर्न, वो चाहते हैं कि शायद ब्रिजेस जो हैं इनको जो गैप है इसको फिल किया जाए। लेकिन इतना सारा मेरा ख्याल है बैड ब्लड हो चुका है जनाब से मुनीर साहब और इमरान खान साहब के दरमियान। आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी, होने को तो कुछ हो सकता है लेकिन नियर फ्यूचर में ये चीज़ें नज़र नहीं आती। आखिरी उम्मीद उनकी रहेगी ट्रंप साहब आएंगे तो और उसके बाद शायद इमरान खान साहब की कोई ना कोई वो निकल सकती है, कोई लॉटरी निकल सकती है। ट्रंप साहब के इलेक्शन हो रहे हैं, सारी उम्मीदें उसी पे लगाए बैठे हुए हैं। ये सारी PTA जो है कि यहाँ तो कुछ नहीं होगा, तो ट्रंप साहब आएंगे तो वो कुछ करेंगे। अब ट्रंप साहब जीतते हैं हारते हैं ये तो हम काली साहब को बता सकेंगे, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, इस पर फिर बात करेंगे कि खान साहब की अभी जो ऑर्डील है वो लंबी होगी या छोटी होगी। नो कमिंग टू द पॉइंट, आप उसका वेट कर रहे होंगे। वो मंसूर साहब का जो है, तो मंसूर साहब को मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ी सी जल्दी कर गए हैं, या मे भी उन्होंने अपने राइट्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, या जो लाहौरी उनके पीछे दोस्त बैठे हुए हैं कुछ, जो मैं फिर कहता हूँ कि पिछले कई सालों से लाहौर से चीफ जस्टिस आ रहे थे, लाहौर का वकील हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, वो मैनेज करते हैं, जुडिशरी में अपने बंदे इंडक्ट करवाते हैं, अपने जूनियर चेंबर्स से जो होते हैं उनको अंदर लेकर आते हैं, उन्हीं के ज़रिए वो जुडिशरी कंट्रोल होती है, फिर पॉलिटिकल एजेंडे सेट होता है। लाहौर में ज़्यादा मरकज़ है, बड़े बड़े, आपको पता है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं। पहले साक निसार साहब आए, फिर उसके बाद उमरता बंदयाल साहब आए, उनसे पहले आसिफ सईद खोसा साहब हैं, इससे पहले तसद्दुक जिलानी साहब है। सो सारा लाहौर का हमें एक उसमें क्लाउड नज़र आता है। फिर बड़े बड़े वकीलों के ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने कहा वहाँ पे आसमान जहांगीर साहब का ग्रुप हो, आमिर खान साहब का हो, एतजाज़ साहब का, वो सारे आपको लाहौर से नज़र आते हैं। तो अब की दफ़ा जस्टिस मंसूर साहब भी वही आ रहे थे। जस्टिस मंसूर साहब के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पहले से जाके बता दिया जी हम 3 साल के लिए इनको वो एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, या हम मतलब उम्र बढ़ाना चाह रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस सभा की जो कमेटी थी, जिसके बाद उन्हें फील हुआ ये तो मेरा तो रास्ता ही बंद हो रहा है,
तो उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने फिर 12 जुलाई वाला फैसला दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें अपने उस स्टांस पे डटे रहना चाहिए था। जज को कम अज़ कम, कोई भी जज, आप और मैं गलतियाँ कर सकते हैं, जज की गलती है, किसी की जान ले सकती है वो। उन्होंने जब 12 जुलाई वाला फैसला दिया, जैसे उमर अताब बंदियाल साहब ने पंजाब हुकूमत का फैसला दिया, तो अभी रिवर्स किया गया है कि 20 के करीब MPs को रोक दिया गया था, तो उससे पता चला था कि वो फिर वो जज साहब जो है ना डी ट्रैक हो गए। आप अपने हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े होते हैं, आपको दुश्मन कितने आपके साथ घटिया हरकतें क्यों ना करो, अगर आप हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं, यू आर विक्टोरियस। वो नहीं है, वो कहते हैं ना कि उसको सच बोल के अब झूठ, अब डिफीट हो जाए, करेक्टर पे आप ये खड़े होकर आप शिकस्त खा जाएं, रादर दैन के मीन हो के या आप झूठ बोल के वो करें, उसको विक्ट्री लेना, उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई नशा नहीं है उसका। तो उस वक्त उमर अताब बंदियाल साहब को ये फैसला नहीं देना चाहिए था। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी MP को रोक सकते हैं वोट से। हाँ, वोट गलत डाला है, पार्टी लीडर उसको डिस्क्वालीफाई करा सकता है। तो उस वक्त उमर अताब बंदियाल साहब ने नया कानून लिखा था और हुकूमत को पता चल गया था कि ये जज साहब जो है ना अब सियासी जज हैं, ये हम इनकी बात नहीं मानेंगे। हुकूमतें खुश होती, मैं बार बार कहता हूँ, गलत काम करें हुकूमत खुश होती है, वाह वाह सुबहान अल्लाह, कि बंदा आप अपनी तरह का, हमारी तरह का डील कर लेंगे, वी विल मेक हिम एन ऑफर विच ही कांट रिफ्यूज़, वही वाले गॉड फादर वाली जो लाइन है। सेम इन्होंने किया, जस्टिस मंसूर साहब ने जो 12 जुलाई वाला फैसला दिया, ये भी आइन में नहीं दे सकते थे। मतलब है उनका पॉपुलर फैसला हो सकता है, आइनी फैसला नहीं होता, ये तो लिखने वाली बात है। सो जो ही उन्होंने फैसला दिया, हुकूमत ने आओ जी, ये भी उसी उमर अताब बंदियाल साहब हम नहीं करते, वो नतीजा आपके सामने है। इनके लिए सबसे बड़ी एफर्ट कर रही हूँ, लेटर आज इन्होंने लिखा है और जिस पे लगता है या अफरीदी साहब जो हैं वो डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को, वो उसमें नहीं, वो शायद वो लाहौर का जो इतना पावरफुल ग्रुप है, जो वहाँ के लाहौर की जो अदलिया की या वैसे पॉलिटिक्स की एक महवर मरकज़, जो कुछ लोग रात को ड्राइंग रूम में बैठ के वो आगे पीछे करते हैं, कैसे करना है, किसको जज लगाना है, किसको प्रमोट करना है, किसको रुकाना है, कौन सा रेफरेंस, कौन सी जजमेंट, कौन से फैसले, उसको बड़ा एक धचका लगे। और लगता यही है कि जस्टिस मंसूर साहब और मुनीर साहब जो हैं वो थोड़े से बैक फुट पे गए हैं, और वो तरमीम जिसको वो कहते हैं वो एडमिट करके इसके खिलाफ सुनना चाहते थे केस, तो वो चीफ जस्टिस साहब ने उसको वो प्रोसीजर एक्ट में था, 2 लोगों ने बैठ के खुद अपनी तरफ से लगा लिया, उसके इजलास नहीं बुलाया चीफ जस्टिस साहब ने, उसके काज लिस्ट में नहीं रखा, उन्होंने फिर भी बुला लिया। अब ये बगावतें फिर शुरू हो गई हैं। चीफ जस्टिस जो हैं या अफरीदी साहब अभी आए हैं, उन्हें कुछ दिन हुए, आप वेट कर लें, आपने लेटर लिखा है या कहा है तो जस्टिस साहब से वैसे मिल लें। आपको इस तरह का एक ओपन, मतलब आपको इजलास बुलाने की क्या ज़रूरत है कि 7-8 जजेस आप समझते हैं, अगर 34 आ गए तो हम कम हो जाएंगे। सो उनकी मेन एफर्ट ये भी थी, मेरा ख्याल है इनकी ये जस्टिस मंसूर शाह साहब की, कि अगर लेट हो गया तो हुकूमत 34 जजेस करके उनकी अक्सरियत हो जाएगी, फिर हम फुल कोर्ट नहीं बुला सके। अब ये अगर हम फुल कोर्ट बुलाते हैं तो तरमीम के खिलाफ फैसला आ सकता है और रिवर्स हो सकता है और फिर मैं चीफ जस्टिस बन सकता हूँ। ये उनकी कोशिश है, एफर्ट है उनकी, जस्टिस मंसूर साहब की। अगर तरमीम ख़त्म हो जाती है तो मैं सीनियर हूँ, फिर तो मुझे चीफ जस्टिस लगाना पड़ेगा। सो अभी भी वो एफर्ट कर रहे हैं, तो क्या या अफरीदी साहब इन कोशिशों में उनका साथ देंगे कि हाँ इनको चीफ जस्टिस बनना चाहिए? अगर वो एफर्ट में इनका साथ दे रहे थे तो फिर वो इजलास में आज वो शरीक ना होते जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बनाया गया, वो उस वक्त बेकार कर देते, हम नहीं मानते, या वो उसको एडमिट करके इन तरामीम के खिलाफ उसमें ये प्रोसीडिंग शुरू करके वो कर लेते, हेयरिंग शुरू कर देते। वो ना हेयरिंग शुरू किया उन्होंने, ना एडमिट किया है, ना काज लिस्ट में दिया है, ना इजलास बुलाया उन्होंने, जिसकी वजह से लेटर लिखा है उन्होंने वो मंसूर साहब ने। सो इट मीन्स कि वो अपने आप को डिस्टेंस किया है। तो फिर मंसूर साहब कैसे क्या 7-8 जजेस जो हैं वो फिर कोई एक नई बैटल, नया काम, वो सॉरी यार आप कहेंगे वो भूल गया था कि जस्टिस मंसूर साहब के हवाले से जो मैंने उनकी मुनीर साहब की, मुनीर नियाजी साहब की सुनानी थी, वो कहते हैं ना कि उनकी जो है कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी सी, कुछ हुकूमत भी जालिम थी, हुकूमतें होती जालिम है हमेशा दुनिया भर में, तो कुछ जज साहब को भी शौक सी। तो जनाब ये कहानी है सारी, बात करते रहेंगे सर, ये मसला इतना जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा, रोज़ का नया ख़त, नया एक्ट, नई चीज़ें, लेट्स सी अब नया क्या होता है सर। नया तो वही होता है कि ट्रम्प साहब आते हैं या नहीं आते, नहीं आते तो फिर क्या करेंगे इमरान खान साहब और उनकी पार्टी, जस्ट इन केस। कल बात करेंगे सर इस पर।